आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि जल्दी कैसे करें। एक पीएएसएल यानी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर टेक्सास में गैर दर्ज दस्तावेज माना जाता है। इसकी क्या लागत है, प्रोसेसिंग समय क्या है और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर पंजीकृत दस्तावेज जैसे रोजगार पत्र आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। इसमें एक अपवाद है जिसे हम आगे समझाएंगे। इसे डाक से भेजें या हमारे ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में जमा करें। मूल स्याही हस्ताक्षरित रोजगार पत्र लाएं, फोटोकॉपी नहीं। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेज टेक्सास नोटरी द्वारा सही ढंग से नोटराइज्ड होने चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, आप केवल टेक्सास नोटरी का ही उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास नोटरी को अपने गैर दर्ज दस्तावेज पर या तो यह टेक्सास जुराइट या स्वीकृति पाठ शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। तो किसी भी रोजगार सत्यापन पत्र में आपको टेक्सास नोटरी जुराइट पार्ट डालना होगा, जो कि यहाँ दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने दस्तावेज के साथ लगा सकते हैं। या फिर, और यहाँ या लिखा है, जिसका मतलब है कि आपको इनमें से केवल एक ही चुनना है। आप इन दोनों का उपयोग एक साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इनमें से एक ही चुनना है। अगर नोटरी यह कर रहा है तो वह एक ही डाल सकता है। वकील, नियोक्ता या एचआर विभाग इसे बना रहे हों तो वे भी एक ही कर सकते हैं। इसीलिए इसमें या लिखा है, तो बस एक चुन लें। और अगर आप इस नोटरी स्वीकृति का पाठ चाहते हैं तो आप इसे यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ऐसा कर सकते हैं। इसे प्रिंट कर पत्र के साथ लगाएं। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे रिमोट या ऑनलाइन नोटरी भी कहते हैं, दस्तावेज नोटराइज कराने हेतु। ये जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है, भले ही आप टेक्सास या अमेरिका में न हों। इसके लिए आप हमारे संपर्क करें पेज से ई साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड कर भेजें। आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है और आप यहां से हमारे संपर्क पेज पर जा सकते हैं। 3 अलग अलग तरीके हैं, तो आप यहां इस पर क्लिक कर सकते हैं या आप यहां क्लिक कर सकते हैं या आप रिक्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर जब आप एक रोजगार पत्र बना रहे हों तो सुनिश्चित करें कि नियोक्ता पत्र पर हस्ताक्षर करे और नोटरी ये देख रहा हो कि नियोक्ता हस्ताक्षर कर रहा है। हमें ऐसे रोजगार पत्र मिलते हैं जिनमें नोटरी गलती कर देते हैं और वे आपका नाम प्रिंट कर देते हैं यहीं पर। देखिए, इसमें मेरे सामने लिखा हुआ है, ये नोटरी का बयान है। इसमें नोटरी का नाम है और वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। हस्ताक्षर करने वाला नियोक्ता होगा, क्योंकि ये रोजगार पत्र है। कर्मचारी होने पर आप इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ये नियोक्ता, आपके बॉस, कंपनी के सीईओ, एचआर विभाग या जो भी इस पर हस्ताक्षर कर रहा है वही कर सकता है। नोटरी यहाँ अपना नाम प्रिंट करता है, न कि आपका नाम जो दस्तावेज में है। अगर वे ऐसा करते हैं तो राज्य इसे अपने आप ही अस्वीकार कर देगा। और फिर से यहीं पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम प्रिंट करें। यहाँ उस व्यक्ति का नाम प्रिंट किया जाता है जो रोजगार पत्र पर हस्ताक्षर करता है, न कि आपका नाम और न ही नोटरी का नाम। नोटरी इसमें भी गलती कर सकता है। हमारे निर्देश के बावजूद अगर नोटरी ने हस्ताक्षरकर्ता की जगह अपना नाम लिख दिया तो दस्तावेज रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा पैसे देने होंगे। तो बस सुनिश्चित करने के लिए, और यहाँ जहाँ लिखा है बाय या यहीं पर पर्सनली अपीयर्ड, ये वही व्यक्ति है जो पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है, यानी नियोक्ता। तो कंपनी के मालिक, सीईओ, एचआर विभाग, आपके बॉस, कोई भी हो, वहां आपका नाम नहीं जाएगा और नोटरी का नाम भी वहां नहीं जाएगा। नीचे बटन से हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑनलाइन फॉर्म को भरें। इसे प्रिंट कर हमें मेल करें या सौंपें। साथ में एक प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल भी लगाएं। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में जिसे भी आप चाहें उसे वापस भेज सकेंगे। और फिर से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी करते हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क पेज पर जाए, जहां पहुंचने का तरीका बताया गया है, और वहां आपको 3 चीजें अपलोड करनी है। आपको ई नोटराइजेशन दस्तावेज अपलोड करना होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस की प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। और फिर आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाइए तो उसे हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के बजाय अपने कंप्यूटर के प्रिंट फंक्शन में जाइए और वहां सेव एस पीडीएफ का विकल्प चुनें। फिर हमारे ऑर्डर फॉर्म को पीडीएफ में सेव करके संपर्क फॉर्म पर अपलोड कर दें।
और फिर आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने पजामे में ही रहें। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊँगा कि आप दस्तावेज़ हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके पास दस्तावेज़ कैसे वापस भेजेंगे। तो शिपिंग कैसे करनी है और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है, ये सब इसमें शामिल है। ये निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं। अगर आप किसी नॉन हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको लीगलाइज़ेशन या अटेस्टेशन करवाना होगा। अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज़ है, जैसे वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास में करवाना होगा। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब समझाऊँगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो दस्तावेज़ भेजने के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो हम ज़्यादातर लोगों को करने की सलाह देते हैं, वो है ओवरनाइट भेजना या फिर अपने दस्तावेज़ सीधे हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। अगर आप ऑस्टिन इलाके में रहते हैं, तो दस्तावेज़ खुद दे सकते हैं और ये प्रक्रिया की जानकारी नहीं देता, जो तीसरे चरण में समझाएँगे। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है, यहाँ से तुरंत अपोस्टिल नहीं मिल सकता। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस में होते हैं, वॉशिंगटन डी.सी के स्टेट डिपार्टमेंट या विदेश में स्थित दूतावास में। हम सभी लीगलाइजेशन अपने डी.सी ऑफिस में करते हैं, जहां दुनिया के लगभग सभी विदेशी दूतावास मौजूद हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। वे लगातार दस्तावेज खोते हैं, वे हर साल अरबों डॉलर गंवाते हैं, वे अयोग्य हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका इस्तेमाल न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें या हमें आपके पास वापस भेजने के लिए न कहें, क्योंकि आमतौर पर ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम सलाह देते हैं केवल फेडेक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, मुझे पता है कि वहाँ के देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है, लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय कौन है? हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं और हम 10,000 से अधिक दस्तावेज भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुंचे हैं, वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे विश्वसनीय हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज ना तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं और सबसे सस्ते भी हैं। अगर आप दस्तावेज़ों का इस्तेमाल अमेरिका में कर रहे हैं, तो अब तक, और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हम अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। तो टेक्सास के बीच से जितना दूर जा सकते हैं, पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर से वॉशिंगटन डी.सी तक, फेडेक्स से 2 दिन में दस्तावेज भेजने में $10.95 लगते हैं हमारे डी.सी कार्यालय में। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें उसी समय सीमा के भीतर, तो यह $40 से ज़्यादा है। पोस्ट ऑफिस से इसमें $20 से ज़्यादा लगते हैं। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में काफ़ी सस्ता है। अगर आप इसे तेज़ी से, यानी 1 रात या 2 दिन में भेज रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि यह केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर जो वीडियो है, वे आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ, तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको वह प्रक्रिया बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं और एक वीडियो है जो उन स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आपको गाइड करता है। कैसे आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल बना सकते हैं, इस पर तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फिर इसे प्रिंट करके हमें भेजें या डाउनलोड की गई पीडीएफ ईमेल कर दें। ये केवल पीडीएफ होनी चाहिए। शिपिंग लेबल वर्ड, जीएफ या जेपेग जैसे अन्य फॉर्मेट मान्य नहीं है। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस या फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करने से आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के जरिए इसकी प्रक्रिया पता चल जाएगी। ठीक है। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद बनानी होती है, जो आपको करनी पड़ेगी। आप इनमें से इन लिंक पर क्लिक करें, ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए। हमारे पास आपके लिए एक भरा हुआ टेम्पलेट है, बस इसे भरें, फिर अपना नाम और तारीख लिखकर सबमिट करें, बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। फिर भी देश के नियमों के अनुसार इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा एहतियातन ये करते हैं। अगर आप अमेरिका से बाहर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा करें। उदाहरण के लिए, मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है और फेडेक्स के साथ भी उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया के कई देशों में सीमा शुल्क से गुजरने के लिए आपके पास वहां पर यह होना बहुत ज़रूरी है।
और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं लिख सकते। मुझे अपनी बात दोहराने दीजिए। आप अपने शिपिंग दस्तावेज़ पर हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता कहीं भी नहीं लिख सकते, जब हम इसे भेज रहे हों तुम्हारे पास वापस। ये आपके लिए शिपिंग शुल्क है। तो हमने आपका दस्तावेज़ तैयार कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको या किसी कानूनी फ़र्म को या किसी दूसरे देश को वापस मिल जाए या फिर किसी मित्र, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप आयातक हैं और आप ही माल भेजने वाले हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें सच में उसका बिल आ जाता है सैकड़ों डॉलर का, जो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम लिखा तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफाफा भेज रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखते हैं। आप प्रेषक का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है और डाकघर उसे नहीं पहुंचा सकता, तो वह डाक आपको वापस लौटा देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप किसी भी परिचित या व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। अपनी जानकारी भरें, आप अपना पता ही दोनों जगह डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसे खुद को ही भेज रहे हों। अगर इसे यूरोप भेजना है और आपके दोस्त या परिवार वाले अमेरिका में हैं, तो उनका पता इस्तेमाल करें। फिर से, ये केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौट आई जाती है। उन्हें वापसी के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स शुल्क न चुकाने पर बिल भेजने के लिए भी पता जरूरी है। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं दे सकते। ये बहुत आसान है। इन दोनों में से आप इस पर क्लिक करें, इसका मतलब और तरीका हम बताएंगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस जाते हैं या ऑनलाइन होते हैं, तो वे पूछेंगे कहाँ से भेज रहे हैं। आप वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है। लोग रोज़ ये करते हैं। लोग कहते हैं मुमकिन नहीं, पर आप कर सकते हैं। बस तरीका सही नहीं है। बस हमारे निर्देशों का पालन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर ना जाएँ क्योंकि अक्सर उन्हें खुद जानकारी नहीं होती। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं हमारे पते का उपयोग किए बिना। क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, नहीं भेजेंगे। हम आपको बताएँगे कि हमें नया शिपिंग लेबल चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन और नाम है, तो दिक्कत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट होने पर हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कमी होने पर दस्तावेज़ जल्दी चाहिए हों, तो इससे देरी हो सकती है। शायद नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ। कृपया निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दें और हम उन्हें लौटा देंगे। तो आप इन्हें हमारे पास छोड़ देते हैं, मेल नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इन्हें वापस आपको मेल कर दें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। ऑनलाइन अपना शिपिंग लेबल बनाएँ। जब आप हमारे सेंटर पर आते हैं, तो दस्तावेज़ जमा करें। उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद, जैसा तीसरे चरण में है। विदेश मंत्री को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊंगा और यदि आप हमें दस्तावेज प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम समय सीमा आज 30 नवंबर 2025 तक की है। तो फिर कैसे? यदि आप हमें दस्तावेज जमा करने आ रहे हैं, तो आपको हमारा ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जिस पर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसे आपको ऑनलाइन भरना है और फिर प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी देगा। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर अधिकतर लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ भेज दें। जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, आप इसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज हमें खुद आकर देने जा रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज जमा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस,
तो आप अपने दस्तावेज वहां जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लेकर आएं। अब मैं आपको हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सीएसटी के मुताबिक, सोमवार से शुक्रवार छुट्टियों को छोड़कर, जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो, वे संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को वो कोई संघीय अवकाश नहीं था और इस हफ्ते भी वे बंद थे। थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे, जबकि वह कोई संघीय अवकाश नहीं था, और ब्लैक फ्राइडे के दिन भी वे बंद रहते हैं। ये कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन इस हफ्ते वे 3 दिनों के लिए बंद हैं और क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने पहले ही क्रिसमस ईव डे से एक दिन पहले की घोषणा कर दी है, यानी क्रिसमस ईव डे, जो कि कोई संघीय अवकाश नहीं है। तो जब भी वे बंद रहते हैं हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखें कि आप टर्न अराउंड समय के बारे में जागरूक रहें। कोई भी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर बंद होने पर दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं तो हम इसकी गारंटी देते हैं। अगर हमें वे दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के साथ दाखिल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड टाइम्स के अनुसार वे बदल सकते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, ये दिसंबर 2025 में बदलेगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पर जो भी लिखा है यहीं पर वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम होगा, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ कुछ परिदृश्य दिए गए हैं। अगर हमें आपके कागजात मेल या ड्रॉप ऑन ऑफ से दोपहर 12 बजे सेंट्रल समय तक मिल जाते हैं तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर संभव है कि सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें दस्तावेज दोपहर या उससे पहले मिल गए। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर फाइल करने के बाद इसमें 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं ताकि वे आपको जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये मिल जाएगा और आपको वापस डाक से बुधवार को भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा परिदृश्य है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, तो अगर आप हमें डाक, यूपीएस या फेडेक्स से भेजते हैं और ये हमें दोपहर में मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में शाम 5 बजे से पहले कभी भी छोड़ते हैं, अगर आप इसे सोमवार को छोड़ते हैं तो हम इसे अगले दिन ही फाइल कर पाएंगे। हम इसे अगले वर्किंग डे फाइल करेंगे और वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, या वे इसे अगले दिन या 2 वर्किंग डे में भी जारी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम इसे लेकर उसी गुरुवार को आपको वापस डाक से भेज देंगे। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में ये सोमवार तक वापस भेजा जा सकता है। तो इसे एक बार फिर समझ लें। मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज खुद जमा करते हैं डाक के बजाय, तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या डाक से दोपहर से पहले या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय सीमा वही रहेगी। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, वे हमसे संपर्क नहीं करते और वे ये सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है, उन्हीं पर निर्भर है। वे ही फैसला करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें 2026 से 2028 के बीच बदल सकती हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो की बातों पर न जाएं, बल्कि यहाँ जो लिखा है उसे देखें। जो यहाँ लिखा है
वही सही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल है। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से ज्यादा हैं तो इसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। अगर एक दस्तावेज है तो $95 है, दो दस्तावेजों के लिए एक पार्सल $170 का होगा और तीन के लिए 245, इसी तरह आगे बढ़ता है। तो ये मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास यही है। और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज है, $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल्स के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास के लिए है। विदेश सचिव और टेक्सास के दस्तावेज, इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।